जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेपोलियनिक कोड के बारे में, जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन देखे थे। ठीक है, उसी का पार्ट है, आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो रेवोल्यूशनरीज ने जो आइडिया ऑफ नेशन दिया, उसके बाद फिर फ्रांस में क्या होता है। याद कीजिए, क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कि फ्रांस में जब रिपब्लिक आया था 1792 में, है ना, तो रिपब्लिक भी उतना दिन नहीं चला, बीच में डायरेक्टरी रूल आ गया था। और डायरेक्टरी रूल के बाद 1799 में, ठीक है, 1799 में कौन आ गया था? नेपोलियन आ गया था। ठीक है ना, 1799 में कौन आ गया था? नेपोलियन, जो फर्स्ट काउंसिल बन के फ्रांस का शासक बन बैठा था। ठीक है, और ये नेपोलियन जो है 1804 में फ्रांस का किंग बन जाता है। ठीक है ना, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फ्रांस जो है वापस से डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी से फिर क्या बन जाता है? मोनार्की बन जाता है। ठीक है, यानी फ्रांस फिर से वही पहुंच गया। इतना क्रांति करके मोनार्की सिस्टम को हराया था, है ना, रिपब्लिक बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, रिपब्लिक बना था। और फिर से नेपोलियन 1799 में इसकी एंट्री होती है ना, प्रथम फर्स्ट काउंसिल बन के राज करता है। और 1804 में ये खुद को किंग डिक्लेयर कर लेता है। मतलब फ्रांस क्या बन चुका है? डेमोक्रेसी से अब मोनार्की। तो जैसे ही डेमोक्रेसी से मोनार्की बनता है, तो ये फ्रांस में बहुत बड़ा चेंजेस लाता है, बहुत बड़ा बदलाव लाता है। ठीक है, कोर रिफॉर्म्स जिसको कहते हैं, सुधार जरूरी भी था। फ्रांस बहुत बिगड़ा हुआ, मतलब वहाँ कानून था, इसलिए क्योंकि शुरू से अच्छे अच्छे राजा एस्टैब्लिश, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, है ना। एक राजा जब लंबे अंतराल तक, लंबे समय तक रहता है ना कोई इलेक्टेड, तो शायद अच्छा होने का चांसेस रहता है, हालांकि बुरा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे देश का एग्जांपल लीजिएगा तो बड़ा बेकार हो जाता है ना, डेमोक्रेसी में ज्यादा लंबा होना भी सही नहीं है। तो चलिए हम लोग आते हैं कोर रिफॉर्म्स। नेपोलियन जैसे ही अपने देश का राजा बनता है फ्रांस का, तो उसने क्या क्या सुधार किए। नेपोलियन में खराबी थी, बोलता बहुत अच्छा अच्छा था, करता बहुत खराब खराब था। ठीक है, तो कुछ अच्छाई हम लोग देखेंगे और इसका कुछ खराबी भी देखने वाले हम लोग। ठीक है, तो पहले ये सब अच्छाई है कोर रिफॉर्म्स कि क्या क्या इसने किया था, फ्रांस में सुधार क्या किया था। तो पहला, रिमूव प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्मजात विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, है ना। फ्रांस में सिस्टम था ना कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, जन्म के आधार पर स्पेशल प्रिविलेजेस मिल जाता था राजा के द्वारा। ठीक है, तो इस सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया कि भाई तुम कौन से फैमिली में जन्म ले रहे हो, डजंट मैटर, तुम आए हो तो भाई तुम इक्वल रहोगे, है ना। प्रिविलेजेस खत्म कर दिया गया, पहला सबसे बड़ा चेंजेस ये था। दूसरा, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एस्टैब्लिश कर दिया कि सभी लोग राजा के नजर में, राजा नहीं, हाँ राजा, लेकिन नेपोलियन तो किंग बन चुका है तो राजा ही कहेंगे, कि कानून के नजर में सब कोई बराबर रहेगा, कोई भी स्पेशल नहीं रहेगा, ना ही किसी को जो है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाला ट्रीटमेंट मिलेगा, जैसे पहले लुई 16 के टाइम में मिलता था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, इस पे खास ध्यान दिया उसने, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया, करना भी चाहिए था, क्योंकि संपत्ति कभी भी वहां पे कोई भी छीन लेता था तो ये समस्या आ जाता था। ठीक है ना, तो संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया, तीसरा हो गया। चौथा, एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम हम लोग किसको कहते हैं? सामंती व्यवस्था, जहां पे बड़े बड़े जो जमींदार लोग होते हैं, जिसे के पास अब हजारों बीघा जमीन है, तो वहां के जो उस एरिया के जो छोटे छोटे किसान थे, वो हमेशा उसके गुलामी करते थे, बड़े बड़े किसानों के, यानी जमींदारों के हमेशा गुलाम रहते थे जिंदगी भर, बस खाना पीना खा रहे हैं और उसके यहाँ जिंदगी भर काम कर रहे हैं। तो कह रहे कि नहीं भाई, फ्यूडल सिस्टम खत्म होगा। उसने सामंती व्यवस्था को हटा दिया, यानी कि कह सकते हैं कि भूदासत्व, भूदासत्व का मतलब जमीन का, जिंदगी भर जमीन नहीं है फिर भी तुम उसका गुलामी कर रहे हो, इससे स्वतंत्रता दिलवा दिया वहां के किसानों को इसने। ठीक है, तो एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। अगला, फ्री पीजेंट फ्रॉम द सर्फडॉम। सर्फडॉम यहाँ पे एक वर्ड है, पीजेंट्स मतलब वही किसान, गरीब मजदूर किसानों को सर्फडॉम से मुक्ति दिलाई। पहला और दूसरा लाइन दोनों एक साथ है, कनेक्ट करेंगे इसको। सर्फडॉम का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी। ठीक है, सर्फडॉम का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है आप किसी के यहाँ परमानेंट, हमेशा के लिए नौकर हो जाते हैं, सिर्फ उसके यहाँ काम कर रहे हैं, क्या वो खाना पीना दे रहा है, बस काम हो गया। अब वो जितना मन, जितना देर करे, जो भी काम करवाना चाहे वो करवा सकता है। इसको हम लोग कहते हैं बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर जिसको कहा जाता है। तो इसने बॉन्डेड लेबर को समाप्त कर दिया। देख रहे हैं, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि कानून तो बहुत अच्छा अच्छा बना रहा है, नेपोलियन बड़ा बढ़िया राजा होगा, हालांकि था भी अच्छा। ठीक है, बहुत सारा सुधार किया भी उसने। तो फ्री पीजेंट्स फ्रॉम द सर्फडम, सर्फडम मतलब बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी से आजादी दिलवा दिया कि नहीं भाई, कोई किसी का परमानेंट मजदूर नहीं रहेगा।
ठीक है। इंप्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, भाई ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था सुधारना बहुत जरूरी। ट्रांसपोर्ट क्यों सुधारा जाता है? ट्रांसपोर्ट अगर किसी एरिया का सुधरता है, मान लीजिए किसी एरिया में रोडवेज अच्छा है, हाईवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है, ये सब व्यवस्था, वाटरवेज है, तो देखिएगा वो एरिया इंडस्ट्रियलाइज होगा, फैक्ट्री इंडस्ट्री बहुत ज्यादा होगा, एजुकेशन, बेसिक फैसिलिटी है ना, रोजगार, ये सब बहुत ज्यादा इसके बढ़ जाते हैं, इसके आसार बढ़ जाते हैं। और कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था को भी इसने सुधारा, इसने ठीक किया। पहले संचार को ठीक नहीं किए हुए था, है ना। पहले संचार क्या था, दिक्कत ये था, मतलब आपस में एक दूसरे को बहुत बड़ा मैसेज नहीं दिया जा सकता था। पहले लुई सिक्स ने सब बना करके रखा था कि लोगों को आपस में मिलने नहीं दो, आपस में बात नहीं करने दो, अगर ये आपस में मिलेंगे, बात करेंगे तो हमारे खिलाफ एक दूसरे को भड़काएंगे और बहुत बड़ा क्रांति कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम को भी खराब करके रखा था, इसने उसे भी ठीक किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को ठीक किया, ठीक है। प्रॉपर मेजरिंग यूनिट इंट्रोड्यूस, मेजरिंग यूनिट, पिछले वीडियो में हमने इस पे चर्चा भी किया था कि मेजरिंग यूनिट एक जगह, मेजरिंग और वेइंग, नापने और तौलने की व्यवस्था एक समान नहीं थी, इसको उसने चेंज किया। एग्जांपल हमने दिया था ना पिछले वीडियो में कि कहीं पे 100 मीटर कपड़ा जो है उतना ही कपड़ा कहीं पे गया तो 99 मीटर हो गया, वो कहीं पे गया तो 105 मीटर हो गया। अगर ऐसी व्यवस्था रहेगा एक एक राज्य में तो फिर बिजनेस करने में व्यापारियों को दिक्कत होगा, इसलिए उसने कहा कि नहीं, एक स्टैंडर्ड यूनिट रहेगा, सेम सिस्टम रहेगा, ताकि व्यापारियों को दिक्कत नहीं हो। तो ये तो हुआ कोर रिफॉर्म्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव चेंजेस डन बाय द नेपोलियन बोनापार्ट इन फ्रांस इन 1804, यानी इसको हम लोग नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं, सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसने साथ साथ कुछ नेगेटिव चेंजेस भी किए। तो अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव चेंजेस, ठीक है, कि नेपोलियन जो इतना सारा सुधार किया, कोर रिफॉर्म्स किया, अब उसने क्या क्या नेगेटिव चेंजेस किए हैं, है ना, वो सुधार जो सही नहीं थे, जिससे पता चल रहा था कि भाई ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन जो है वो तानाशाह है, ठीक है। तो उसने क्या क्या ऐसा चेंज किया जो ठीक नहीं थे, है ना। हम अभी शुरू में बोले ना वीडियो में कि बोलता बहुत अच्छा अच्छा और करता बहुत गंदा गंदा था, लोग कंफ्यूज हो गए उसमें, है कि नहीं। हमारे भारतीय राजनेताओं की तरह था कि बोलता बहुत अच्छा अच्छा, करता बहुत गंदा गंदा था, ठीक है। तो इसने क्या किया, देखिए सबसे पहला इसने क्या किया था, सबसे पहला नेगेटिव चेंजेस, इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस। इसके राजकाज का खर्चा बहुत ज्यादा था, इसके साम्राज्य को चलाने का जो हैवी एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज्यादा था। इसके मेंटेनेंस के लिए इसने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, है ना, यानी लोगों से टैक्स ज्यादा वसूलने लगा था। लोग तो इसको हीरो समझ रहे थे कि अच्छा है, लेकिन इसने क्या किया था, टैक्सेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था, धीरे धीरे टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे लोगों को दिक्कत होने लगा था। दूसरा, इंट्रोड्यूस सेंसरशिप। भाई सेंसरशिप इसने ला दिया। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, सेंसरशिप का मतलब होता है, समझिए, कंट्रोल या बैन ऑन मीडिया, है ना, मीडिया, या फिर कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, कि भाई देश में जितना भी चीज छपेगा, मैगजीन, न्यूज़पेपर या जो भी न्यूज़ जनता के पास पहुंचेगा वो राजा के नज़र से होके जाएगा। ये राजा तय करेगा कि हमारे जनता को क्या सुनना है और क्या नहीं, है ना। इसी को हम लोग सेंसरशिप कहते हैं। बड़ा ही खराब कानून है। अच्छा, हमारे देश में सेंसरशिप लागू है कि नहीं? हमारे देश में डायरेक्टली सेंसरशिप लागू नहीं है। हमारे यहाँ मीडिया ऑलरेडी अपने आप को सेंसरशिप घोषित कर लिया है कि नहीं भाई हम तो बिकल है, ऑलरेडी बिकाऊ मीडिया हमारे यहाँ है ना। मीडिया एकदम सबसे, हमारे यहाँ 157th रैंक, देश की, पूरे विश्व की सबसे निचले स्तर की मीडिया हमारे देश की है कि नहीं। एकदम तलवा चाटने, तलवों के नीचे भी कोई और तलवा होगा उसको चाटने के लिए रेडी रहता है। कौन? भारतीय मीडिया, ठीक है ना। तो भारतीय मीडिया तो गिरा हुआ है, ये है ना, हमेशा एक पार्टी का पक्ष लेके, पार्टी पक्ष तो छोड़ दीजिए, इसको मतलब ही नहीं है देश से, बस पैसा से मतलब है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमारे यहाँ भी सेंसरशिप लागू है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूस सेंसरशिप, नेपोलियन ने सेंसरशिप ने इंट्रोड्यूस कर दिया, कंट्रोल ऑन मीडिया, है ना, या इंफॉर्मेशन, की जो भी न्यूज छपेगा वो नेपोलियन के नजर से होके जाएगा, ऐसी ही नहीं, ठीक है। तीसरा चेंजेस इसने क्या किया, नो राइट टू वोट टू वुमेन। बताइए, कहानी खत्म कर दिया ये तो, है ना। राइट टू वोट छीन लिया कि महिलाओं के पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा, महिलाओं को दूर कर दिया ना। अभी आपने थोड़ा सा पहले देखा था, अभी पहले की वीडियो में हमने क्या चर्चा किया था, कोर रिफॉर्म्स उसने क्या किया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबको कानून के नजर में बराबर है। बड़ा अच्छा लगा सुनने में। इधर महिलाओं को साइड कर दिया, हो गया, यही इक्वलिटी बिफोर लॉ है। तुम कानून के नजर में सबको बराबर करने की बात कर रहे हो और लगे हाथों महिलाओं से उसका अधिकार छीन लिए,
ठीक है ना। तो ये है राइट टू वोट छीन लिया। और तीसरा नेगेटिव, चौथा नेगेटिव चेंज क्या किया, नो राइट टू प्रॉपर्टी, किसको, वुमेन को, ये भी अधिकार छीन लिया। नो राइट टू प्रॉपर्टी टू वुमेन, महिलाओं के पास संपत्ति के अधिकार भी नहीं रहेगी कि भाई जो संपत्ति होता है, जो खानदानी संपत्ति होता है, उसमें महिलाओं का कोई अधिकार नहीं होगा, है ना। ये नियम कर दिया कि महिलाओं को संपत्ति देना ही नहीं, संपत्ति का मालकिन नहीं बनाना है। ऐसा फ्रांस के लोगों का सोचना था, तो वैसे ही नेपोलियन का भी सोचना था। इसने महिलाओं से संपत्ति का अधिकार और वोटिंग अधिकार दोनों एक दूसरे से कनेक्टिंग पॉइंट है। एक साथ भी इसको लिख सकते हैं कि राइट टू वोट छीन लिया और राइट टू प्रॉपर्टी छीन लिया, किससे, महिलाओं से, नेपोलियन ने। अब ये नेगेटिव चेंजेस हुआ ना, ठीक है, ये चौथा चेंज। और लास्ट वन है पांचवा चेंजेस, फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी। ये देखिए भाई, इसका तो सपना ही था कि हम शक्तिशाली बना दे फ्रांस को। तो उसके लिए अगर किसी भी देश को शक्तिशाली बनाना हो तो सेना सबसे मजबूत चाहिए। तो ये अपनी सेना को स्ट्रांग कर रहा था। तो जो लोग सेना में नहीं भी जाना चाहते थे उसको जबरदस्ती सेना में ढकेलता था, है ना, हिटलर की तरह, ठीक है, कि फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी, जबरदस्ती, जबरन भर्ती, सेना में जबरन भर्ती करता था नेपोलियन अपने लोगों को, फ्रांस के लोगों को। तब ना बहुत सारे देशों पे कब्जा भी किया था इसने नेपोलियन जो है हमारा, ये कब से कब तक रहा, 1804 टू 1815 तक राज किया है। और बाद में इसका सबसे बड़ा गलती क्या था, ठीक है, इसका सबसे बड़ा गलती था रूस पे अटैक करना। उस समय सोवियत रूस था, सोवियत यूनियन पे इसने अटैक किया और वहां इसका हार हो जाता है, गिरफ्तार करता है, जेल में इसकी बुखार से मृत्यु हो जाती है ना। वाटरलू के युद्ध के मैदान में इसकी मृत्यु होती है 1815 में, है ना, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन पूरी तरह से हार जाता है। खैर ये तो नेपोलियन की मृत्यु का बात था। ये नेगेटिव चेंजेस है, जब वो राजा बना तो उसने क्या क्या नेगेटिव चेंजेस किया, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो है हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप का पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सिर्फ चैप्टर 1 है ना, अलग अलग चैप्टर है तो सब चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।